नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच आ गया है। मुद्दा अहम इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अपने 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 21 दिन बीत जाने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, हमारी संप्रभुता पर अगर हमला होगा तो हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन सब के बीच दुनिया पर वैश्विक संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में एक सरप्राइज एलिमेंट भी बीच में आ गया। ट्रंप का सरप्राइज एलिमेंट, वो सरप्राइज एलिमेंट जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वॉर जोन है वो दरअसल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ सरप्राइजिंग एलिमेंट को लिए हुए है। और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट आने वाले समय में दुनिया के लिए क्या बड़े खतरे की घंटी बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रण क्षेत्र में बहस सिर्फ एक हमले की नहीं हो रही, बल्कि उस हकीकत की, उस सच्चाई की हो रही है जहां सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीति तीनों टकरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सरप्राइज अटैक किया, ये कहा उन्होंने, दुनिया को बताया और इससे दुनिया चौंक गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला अचानक था या सालों से बन रही रणनीति का हिस्सा? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि इजराइल लगातार ये कहता रहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। और जब खतरा अस्तित्व का हो तो क्या कोई भी देश इंतजार करता है या फिर पहले वार करता है? इसी सोच के साथ ऑपरेशन लॉयंस रोड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। लेकिन सवाल यह भी उठा कि रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव भी रखा गया था। सवाल यह भी उठा कि यह जो हमला किया गया वो वाकई आक्रामकता था या फिर आत्मरक्षा था, क्योंकि इतिहास कुछ बातों का साक्षी रहा है। जब जब इजराइल पर खतरा मंडराया है उसने पहले हमला किया है और यही उसकी रणनीति भी रही है, क्योंकि वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि ईरान चुप नहीं बैठ रहा है। इजराइल पे लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता जा रहा है और आज हालात ये है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या ईरान के लिए सिर्फ एक नेता का अंत नहीं था, बल्कि एक खुली चुनौती थी। और उसके बाद जो जवाब आया वो बता रहा है कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के शहरों पर हमले हो रहे हैं, तेल सप्लाई पर असर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव। और इस बीच ट्रंप का एक बयान, जो पर्ल हार्बर वाला बयान है, जिसमें उन्होंने पर्ल हार्बर अटैक का जिक्र किया, वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो संकेत था कि अब युद्ध नियमों से नहीं, रणनीति और सरप्राइजेस से लड़े जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल अपनी संप्रभुता बचाने के लिए जो कदम उठा रहा है उस पर वो टिका रहेगा, या फिर यह हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में अभी और ज्यादा झोंकेगा? क्या ईरान सिर्फ जवाब दे रहा है या वो खुद भी इस आग को भड़का रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई, ये लड़ाई सुरक्षा बनाम विस्तारवाद की भी हो चुकी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पर्ल हार्बर वाला बयान कितना बड़ा संकेत है, यह मिडिल ईस्ट के लिए, दुनिया के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने वाला संकेत है, इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे आज के एक्सपर्टीज कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपके सामने वो बयान रखते हैं जो खास तौर से जापान के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे जापान की राष्ट्राध्यक्ष थोड़ी देर के लिए असहज हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बहुत बड़े संकेत दुनिया को दे गया। क्या कुछ कहा गया, पहले यह बयान सुनिए।
One thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me. No, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise. तो ये सरप्राइज एलिमेंट क्या है और ये सरप्राइज एलिमेंट दुनिया के लिए क्या कोई बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आइए इसी पर करते हैं खुलकर बात। हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरुआत मेजर जनरल पीके सहगल सर के साथ ही करते हैं। सर, ये जो सरप्राइज एलिमेंट की बात कह दी गई ट्रंप की तरफ से, ये सरप्राइज एलिमेंट सिर्फ एक मजाक था या फिर हंसी हंसी में कही गई वो बात जो बहुत बड़े संकेत दे रही है? देखो, ट्रंप क्या बोलते हैं उनको खुद भी समझ नहीं आती। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोलते हैं। वो कंप्लीटली मैवरिक है, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मैं उसको उतनी गंभीरता से नहीं देखना चाहता जिस गंभीरता से आप देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है फॉर ऑल टाइम्स टू कम बर्बाद हो जाएगा। कम से कम 30 से 35 कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग मारे जाएंगे, और वो एरिया जो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, और वहां के एनर्जी क्राइसिस जो है दुनिया के लिए अगले 10-15 साल के लिए कायम रहेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के जो कमांडर्स हैं वो भी ट्रंप की बात मानेंगे अगर वो न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ये बातचीत कही जबकि जापान की प्राइम मिनिस्टर उनके मिलने वहां गई 19 तारीख को आज ही, और उन्होंने ये कहा कि आपने पर्ल हार्बर में जो सरप्राइज किया, क्या सरप्राइज के बारे में हमने बताया? इसी माफी को कह रहे हैं हमने भी कुछ कार्रवाई करने की सोची है, लेकिन ईरान ने कुछ सरप्राइज अमेरिका को नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने ईरान को सरप्राइज दिया। अमेरिका और इजराइल ने, उन्होंने चुपचुपीते 28 फरवरी को अली खमेनी और उनके साथ में 39 और मतलब टोटल 40 सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग राष्ट्रपति को बर्बाद किया। उसके बाद में उन्होंने कई अनेकों लीडर्स को मारा है, जैसे कि लारिजानी को जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे, साथ ही साथ उन्होंने जो वाजिब फोर्स है उसके कमांडर को भी मारा। आज उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो भी एक जनरल थे जो रोज स्पोक्स पर्सन थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके बावजूद ईरान किसी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं। पहले ईरान ने बड़े पैमाने पर 30 अमेरिकन जो बेसिस थे उनके ऊपर हमला कर रहे थे, अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन जब से इजराइल ने उनके सबसे बड़े ऑयल और गैस फील्ड के ऊपर हमला किया, उसके बाद उनको मौका मिल गया। जो भी कार्रवाई में उन्होंने जीसीसी कंट्रीज जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है बड़े पैमाने पर जो है। उससे एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया। पहले जो दुनिया जो ट्रंप टेररिस्ट की वजह से काफी ज्यादा पीड़ित है, अभी ट्रंप के इस मजाक से बड़ी पीड़ित है। ट्रंप साफ तौर पे जानते हैं, दुनिया साफ तौर पे जानती है जो ट्रंप ने कार्रवाई की है इमोरल है, इलीगल है। ये वॉर तो कभी होनी नहीं चाहिए थी। एक तरफ से वार्तालाप हो रही थी जिसमें सर एक चीज समझाइए कि ट्रंप की कार्रवाई को इलीगल कहा जा रहा है। विश्वनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी। आपका भी स्वागत है सर, आपके पास आ रही हूँ मैं बस कुछ ही देर में। लेकिन पीके सहगल सर, मेरा सवाल जो आपसे था कि ट्रंप की कार्रवाई को तो ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे कि ट्रंप की नीयत में क्या था, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की बात क्यों नहीं होती है जो इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा बन रहा था? क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, उसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, उसका अपना देश हित सर्वोपरि। तो फिर इजराइल ने जो किया, क्या इजराइल को भी इसी नजरिए से देखा जाएगा? क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा अलग है। देखो 1979 से जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान कहता रहा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, हम मिसाइल कैपेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कंप्लीटली इजराइल को बर्बाद करना। उन्होंने ना ही इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है,
बड़े पैमाने पर जो प्रॉक्सी थे, चाहे हमास है या हुथी है या हिजबुल्ला है या कुछ फोर्स है इराक में, सबको खड़ा किया बेसिकली इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। तो इजराइल तो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने साथ लिए। नेतन्याहू ने पिछले 12-13 साल में अनेकों अमेरिकन प्रेसिडेंट से बातचीत की, लेकिन कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है राजी नहीं हुआ किसी प्रकार से उनके ऊपर हमला करने के लिए। ट्रंप जो है एक किस्म से फंस गए हैं। अमेरिका के अपने सेनेटर्स कह रहे हैं कि ट्रंप फंस गए, दुनिया कह रही है कि ट्रंप फंस गए। वास्तव में नेतन्याहू ने एक किस्म से उनको ब्लैकमेल किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप हमारे साथ जुड़े या नहीं जुड़े, हम तो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारा मकसद है कि वहां उनकी जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म किया जाए, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म किया जाए, हो सके तो वहां के रिजीम को बदली किया जाए। ट्रंप को साफ तौर पर नजर आता था कि ईरान के जवाबी कार्रवाई में इसराइल को बहुत नुकसान हो सकता है और वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के ऊपर उनकी इन्फ्लुएंस कायम रहे, वहां के तेल के ऊपर उनकी इन्फ्लुएंस कम रहे, उनका दबदबा रहे। और वो दबदबे के लिए उन्होंने इस लड़ाई में ज्वाइन किया, ये सोचकर कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वही गलती की है जो रशिया ने की यूक्रेन के ऊपर, इसराइल ने की जब गाजा में हमला किया। उनको लगता था लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। ईरान की अगर 2500 पुरानी सभ्यता को पढ़ा होता तो 2500 साल में ईरान किसी के आगे झुका नहीं, ना ही उसने किसी के आगे कोई उसको सबड्यू कर सका है। दूसरा, 40 साल से 40 ईयर से ईरान इस लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। कितने बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी थी इसका उनको अनुमान ही नहीं था। फिर उनको साफ तौर पर नजर आता था कि अगर टॉप लीडर्स मारे जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योस हो जाएगा और शायद लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अली खमेनी साफ तौर पे उन्होंने 20 साल से स्टडी कर रहे थे कि जब सद्दाम हुसैन को मारा गया तो वहां पे कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, जब लिबिया में गद्दाफी को मारा गया तो करीब कोलैप्स हो गया, जब असद रशिया मॉस्को भाग गए तो वहां भी कोलैप्स हो गया। उन्होंने इसलिए एक मोज़ाइक स्ट्रेटेजी बनाई। उस स्ट्रेटेजी के तहत जो है उन्होंने लेयर्ड लीडरशिप बनाई कि अगर टॉप लीडर मारा गया तो हु विल बी द सेकंड और हु विल बी थर्ड। पूरे ईरान को 31 प्रोविंसेस में ऑटोनोमस में डिवाइड किया। हर प्रोविंस के पास में जो है अपने कमांडर है, उनके पास अपनी मिसाइल है, अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है, अपने कामिकाज़े ड्रोन्स हैं और सब कुछ अपना है। एंड दे आर ऑल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। ऐसे में बहुत ही मुश्किल है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए वो लक्ष्य को हासिल करना जिसकी उनको उम्मीद है। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने लक्ष्य बार बार चेंज किया, लेकिन अभी उनका लक्ष्य बड़ा क्लियर है कि ईरान की रजीम को इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान आइंदा किसी प्रकार से इसराइल के ऊपर हमला करने की क्षमता और ना इसराइल की यही नीति रही है। इसराइल की यही नीति रही है कि जब कभी भी इसराइल पर अगर अटैक हुआ है, उनके लोगों पर, उनके हितों पर हुआ है, तो इसराइल ने इस भावना के साथ अपनी नीति बनाई। लेकिन एक बात जो पीके सहगल सर कह रहे हैं, विश्वनाथ जी आपके पास आ रही हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। अगर राजनीति के लिहाज से बात की जाए तो खुद अमेरिका के अंदर दो धड़े हैं। एक वो जो ये कहता है कि ट्रंप ने गलत किया, लेकिन एक वो जो ये कहता है कि समय की मांग है। ट्रंप का ये स्टेटमेंट देना कि पर्ल हार्बर को लेकर मजाकिया लहजे में जो उन्होंने कहा कि सरप्राइज एलिमेंट, और फिर साथ ही साथ उन्होंने इसके कुछ देर के बाद एक और स्टेटमेंट दिया कि हम चाहें तो 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर सकते हैं। मतलब एक के बाद एक बयान देना, उनको बयानवीर भले ही कहा जाता हो, लेकिन इन सब के बीच इतना तो जरूर है कि अभी अमेरिका रुक नहीं रहा है। अगर ईरान झुका नहीं है तो अमेरिका और इजराइल भी रुकने को तैयार नहीं है। तो राजनीतिक स्तर पर क्या ये ट्रंप के लिए खतरनाक हो रहा है या ट्रंप को पीछे से पुशबैक मिल रहा है? विश्वनाथ जी। लवली जी, देखिए, जो परिस्थितियां अमेरिका ने पैदा कर दी हैं, अमेरिका की परिस्थितियों ने उसको मजबूर कर दिया है। देखिए, अमेरिका, ये विश्व जो है धन से चलता है और उसके बाद सैन्य शक्ति से चलता है। अमेरिका अब तक विश्व को एक, आप इसको कह सकते हैं, एक फर्जी दिखावे के चलते या अपने डॉलर के फर्जी दबदबे से विश्व को चलाने की कोशिश करता रहा, तब चलाता भी रहा। जो परिस्थितियां विश्व में इस समय डी-डॉलराइजेशन की हो रही हैं, जिस तरह डॉलर का अवमूल्यन है और सभी बाकी देश अपनी अपनी इकोनॉमी को लेकर अपनी अपने धन के व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से जागरूक हो रहे हैं, उसने अमेरिका को बहुत चौकन्ना कर दिया था। अब जिस तरीके से अमेरिका इस बात की धमकी देता है कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा, सैन्य उपकरणों को लेकर के
और विश्व को चलाने की कोशिश करेगा, यानी सैन्य शक्ति के दम पर अब विश्व को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं उसमें ले जाने की कोशिश कर रहा है या उसकी धमकी दे रहा है। आखिर और कोई कारण नहीं है ना। जब आप पर्ल हार्बर का जिक्र करते हैं, आज की बात थोड़ी है, 1941 की बात है। कब का विषय है, कितने वर्षों पुराना है। उसके बाद अगर आप इतने बड़े देश की के प्रमुख होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी से बयान दें। लेकिन अब एक तरफ कहते हैं कि आप 2 सेकंड में देश को खत्म कर देंगे। अरे आप भूल गए 2 देशों में आपने अपने पैर रख करके और कितनी आपने उसकी अग्नि सही थी। क्या ऐसा संभव है? क्या ये कूटनीति जो मौखिक नीति है और सचमुच की जमीनी जो स्ट्रेटेजी होती, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। शायद ट्रंप इस चीज को नहीं जानते हैं। ट्रंप को लगता है कि विम्स एंड फैंसीज से विश्व चलेगा, नहीं चलेगा। अब चीजें बदली हैं, बहुत तेजी से बदली हैं, बड़ा बदलाव हुआ है और मुझे लगता है कि अमेरिका को एक नए गड्ढे में ले जा रहे हैं ट्रंप। अमेरिका रिवाइव कर सकता था भाई। आप जब पेट्रो डॉलर के द्वारा विश्व को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की आलोचना होती रही है क्योंकि उनके बयानों पर बहुत विश्वसनीयता नहीं है, वो कब क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, अगर वो ये कहते हैं कि 2 सेकंड में वो ख़त्म कर सकते हैं, इस बयान की आलोचना हो रही है, तो फिर ईरान के उस बयान की आलोचना क्यों नहीं, जब वो ये कहता है कि मैप से इजराइल का नक्शा ही हटा दिया जाएगा। फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका भी। आती हूँ बस इसके बाद आपके पास। विश्वनाथ जी, सवाल मेरा आपसे है, तो आलोचना तो दोनों की बराबर से होनी चाहिए। ये बयान तो ट्रंप ने बाद में दिया। देखिए लावनी जी, अगर आज ईरान पर हमला कर रहा है, भारत जैसा देश उन पर हुए हमले की अगर भर्त्सना नहीं करता है तो इसी कारण से करता है ना कि उनका जो स्टैंड रहा है इजराइल के प्रति, जो इनकी जिस तरीके से धर्म के प्रति मतलब अंधभक्ति है उनकी, एक वर्ग विशेष के प्रति जो उनका व्यवहार है, उसको लेकर के ना भाई आपको वर्ल्ड ऑर्डर में एक साम्य होना चाहिए ना। दूसरे देशों के प्रति आपका भाव क्या है, उसके अनुसार विश्व चलता है। तो अगर ईरान की ये समस्या नहीं थी तो ईरान कंपैरेटिवली बहुत छोटा देश है। ये जिम्मेदारी अमेरिका की है, जो अपने आप को अंकल सैम समझता है, जो विश्व का संचालक अपने आप को मानता है। उसकी जिम्मेदारी है कि आप पहले आगे आए और एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट करें कि नहीं, ये मानवता के हिसाब से ऐसी विश्व चलना चाहिए। कूटनीति एक अलग चीज है, कूटनीति के बिना तो विश्व नहीं चलेगा। लेकिन आपकी जो शब्द नीति है वो बहुत सी चीजों को डिसाइड करती है। आप अगर धमकी देते हैं कि हम 2 सेकंड में एक देश को खत्म कर देंगे, नहीं। ईरान कह सकता है, ईरान इसलिए कह सकता है कि ईरान फिर अलग थलग पड़ जाता है, उसकी वो कॉस्ट पे करता है। वो मिडिल ईस्ट को अगर उसके शब्दों से अगर मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है तो सारा विश्व उसको देखता है। लेकिन अमेरिका का एक अलग स्टेटस है। अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि अगर आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर मानते हैं तो यू विल हैव टू बिहेव लाइक अ वर्ल्ड लीडर। अगर आप नहीं करते हैं तो विश्वास मानिए। इसका मतलब है कि अमेरिका को इस बात का अंदेशा है कि उनकी इकोनॉमी, उनका स्टेटस, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत तेजी से नीचे जाने की ओर है और उसको बचाने की जद्दोजहद में वो इस तरीके के एब्रप्ट लेसन्स, एब्रप्ट एक्शंस और इस तरीके से के बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, अन्यथा जो हिंदी की कविता है, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अगर सामर्थ्य हो तो क्षमा करने की का आनंद है। ठीक है, आप जब आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा तो आप किसी को क्षमा क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात आपने कही थी संजीव जी, उसी पॉइंट को आगे लेकर बढ़ाती हूँ कि कूटनीति में शब्द नीति का बहुत मायने होता है। और इस तरीके जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो 21वें दिन में पहुंच चुका है, इतना ज़रूर है कि दोनों ही पक्ष अभी झुक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ये कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जापान के पीएम के सामने ये कहते हैं कि ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था, अगर हम इसे डिस्क्लोज करते तो फिर इसकी सफलता पर कोई खतरा मंडरा सकता था, तो इस तरीके का जो सरप्राइजिंग एलिमेंट और पर्ल हार्बर की उन्होंने का जिक्र करके क्या उन्होंने दुनिया के सामने कोई संदेश देने की कोशिश की है? हालांकि पैनल में बैठे हुए 2 गेस्ट इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई वो कोई मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि उस समय भी जापान ने चौंकाया था 1941 में और उसके बाद 1945 में हिरोशिमा हुआ। तो ये जो परिस्थिति है, क्या कोई संकेत है, बड़ा संकेत ट्रंप की तरफ से?
देखिए लवली जी, 1945 में और 2026 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही एटॉमिक वेपन्स थे, लेकिन आज 2026 में जब हम बात करते हैं तो सभी जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं ही, उनके डिलीवरी करने के जो सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से मौजूद हैं। और ऐसे वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एडवर्सरीज के पास हैं कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सभी सिटीज को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता और समझता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में लगभग 20 वर्ष का फासला था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध और हम 2026 में हैं, 1945 से लेकर के अब 2026 में यदि कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है तो उसके पीछे एटॉमिक वेपन्स सभी महाशक्तियों के पास होना उसका एक बड़ा कारण रहा है। और ये जो सभी महाशक्तियों के पास एटॉमिक वेपन्स का होना, उनकी डिलीवरी सिस्टम्स का होना, सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, वो चाहिए कि एटॉमिक वेपन्स की जो है बरसात कर सकते हैं, इस तरीके की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। तो ऐसे में कोई भी महाशक्ति ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहेगी जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन, यानी कि सर्वनाश, यानी कि टोटल एनिहिलेशन और न्यूक्लियर विंटर की जो एक भयावह संकल्पना की जाती है, कहीं वो साकार ना हो जाए, कहीं कोई पूरी मानवता का अस्तित्व ही ना मिट जाए। और ऐसे ऐसे आज के एटम वेपन्स की शक्ति है कि मानवता पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्ल हार्बर इत्यादि की तुलना करना एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानता है कि यदि उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये जो पूरा युद्ध है वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा और इसका जो दायरा है वो इतना बड़ा होगा कि जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक तृतीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आएंगे। क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगी और अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देती है तो फिर अन्य जो महाशक्तियां उसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। और ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है पूरी मानवता की समाप्ति का कभी कारण बन सकती है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जाना चाहेंगे, राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जाना चाहेंगे, शी जिनपिंग भी नहीं जाना चाहेंगे, और मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि इसमें किम जोंग उन और मुल्ला मुनीर भी नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये एक सर्वाइवल का प्रश्न बन जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक यदि रशिया ने नेटो की टेरिटरी में कोई एक सिंगल बुलेट भी अगर नहीं फायर की है तो उसका कारण यही है कि वो अमेरिका से सीधा कन्फ्रंटेशन मोड नहीं लेना चाहता। और उसी तरीके से अमेरिका और नेटो ने यदि रशिया की टेरिटरी में कोई सिंगल बुलेट डायरेक्टली फायर नहीं की है तो ऐसे में वो भी स्पष्ट है कि वो भी रशिया से सीधा सीधा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहते। क्योंकि इसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है कि पिछले जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने 2022 में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स ने एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और फिर वो कब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी देश अभी तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थिति में जाना नहीं चाहता है, वो भले ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हो, लेकिन पीके सहगल सर इतना तो जरूर है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं, देखिए स्टेटमेंट से भी लड़ा जा रहा है, कुछ फेक वीडियोज भी आ रहे हैं, किस तरीके की बीते दिनों जो जिन वीडियोज को सामने रखा गया उसकी चर्चा भी हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जो भी परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में अगर लगातार अमेरिका इजराइल की तरफ से अटैक होता है, ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है, प्लस उन देशों को खासतौर से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, कतर, सऊदी, ये जो तमाम जगहें हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की चर्चा ना करे? क्या ये संभावना बन नहीं रही है? क्योंकि देखिए जब इस तरीके की परिस्थिति, वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ गोली बारूद मिसाइल नहीं है, वर्ल्ड वॉर तो फिर अभी पेट्रोल की कीमतों को लेकर, रसोई गैस को लेकर जो भी परिस्थिति है, वॉर तो इस फ्रंट पर भी लड़ी जाएगी और वो शुरुआत हो चुकी है। तो क्यों ना इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जाए? देखो, पहली बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई संभावना नहीं है, नॉट इवन 0% चांस। दूसरा, ट्रंप किसी भी हालत में गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसराइल के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
लेकिन वो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो साफ तौर पे जानते हैं न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। और उनको जो 1945 में इस्तेमाल किए गए वो नोशनल बॉम्ब्स थे। आज के बॉम्ब में उससे कम 50 से 100 से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कितना जबरदस्त विनाश होगा जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। और अगर बाई चांस हाइपोथेटिकली अगर ट्रंप गलती से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन जहां तक रशिया और चाइना वगैरह कोई भी और देश इस इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास में शक्ति है पूरी दुनिया को कम से कम 1000 बारी बर्बाद करने के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि बर्बादी उनके देश में भी हो, वो नहीं चाहेंगे। इस लड़ाई में जिसमें अमेरिका फंस गया है, इसका बिगेस्ट गेनर जो है बिना लड़ाई में इन्वॉल्व होने के चाइना है और रशिया है। और साफ तौर पे चाइना और रशिया जानते हैं कि जितना लंबी लड़ाई चलेगी उतना ही उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका का पूरा आर्सेनल खत्म हो रहा है। अमेरिका जो है एशिया पैसिफिक के रीजन से, साउथ कोरिया से, जापान से, ताइवान से कुछ रडार शिफ्ट कर रहा है, कुछ सोल्जर से शिफ्ट कर रहा है, कुछ मरीन पे शिफ्ट कर रहा है। और अगर चाइना ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वास्तव में रेजिडुअल कैपेबिलिटी अमेरिका की ऑलमोस्ट नील होगी। फिर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक तो अब्राहम लिंकन के ऊपर पहले हमला हुआ, 4 मिसाइलें दागी गई, उसका क्या नतीजा निकला वो तो अमेरिका ने बताया नहीं, लेकिन 1400 किलोमीटर पीछे चला गया। जेरल फोर्ड है, उसमें लॉन्ड्री शॉप में आग लग गई, 30 घंटे आग लगी रही, वो भी निकल गया है। अभी ग्रीस में रिपेयर्स के लिए रखा गया है। जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, इतने बड़े पैमाने पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है कि अगर लड़ाई आज बंद भी हो जाती है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रिपेयर करके कायम करना कम से कम कई साल लग सकते हैं। ऐसे में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, सारी दुनिया ही चाहे पार्टिसिपेंट है या पार्टिसिपेंट नहीं है, चाहे आप लड़ाई में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, सारी दुनिया सफर कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, और बहुत बड़े पैमाने पर सफर कर रही है। इस समय 88 कंट्रीज में ऑयल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तकरीबन सबने राशनिंग हो गया है। अमेरिका में भी बढ़ गया है। अमेरिका के 63% लोग जो है आज ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट से नाराज हैं। 88% लोग कह रहे हैं कि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क होना शुरू हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है। और साफ तौर पर फिर स्टॉक मार्केट्स दी वर्ल्ड ओवर क्रैश हो रही है। सारी दुनिया जो है इस समय चिंता में है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि एक तो ऑयल गैस और यहाँ से नेचुरल गैस और LNG और LPG आता था। इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 35 to 40% यूरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या कहते हैं अपने फर्टिलाइजर, वो यहाँ से आता है। फिर बड़े पैमाने हीलियम है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का भी 45% दुनिया के लिए जो इनपुट है यहाँ से आता है। फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान जेनरिक ड्रग्स का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है टुडे, इसका रॉ मटेरियल भी मिडिल ईस्ट से आता है। ये सारी की सारी चीजें जो है, इससे दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। मैंने इसीलिए कहा कि वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ गोलियां और बंदूक या मिसाइलें नहीं है। ये जो जिस फ्रंट पर दुनिया आकर खड़ी हो गई है, इसको भी क्या हम उसी का एक हिस्सा माने कि ये जो पूरी परिस्थिति है, एक चीज तो तय है कि ठीक है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और इस वॉरफेयर में बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को हो रहा है महंगाई की दृष्टिकोण से। और आज भी हमने देखा कि रुपया बहुत निचले स्तर पर आ गया। भारत के सामने भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन भारत एक चीज पर अडिग है कि संवाद से समाधान निकालो। संवाद का हमेशा से ही भारत हितैषी रहा है और उसी के माध्यम से उसने दुनिया को भी मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चाइना, जिस तरीके का उनका स्टैंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या वो कहीं ना कहीं से ग्लोबल पावर को शिफ्ट करना उनके उद्देश्य में छिपा हुआ नजर आता है? संजीव जी, जहां तक पहले मैं भारत की बात करता हूं, भारत का देखिए हमेशा से ये एडवोकेसी रही है, सलाह रही है कि संवाद के माध्यम से ही इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। और इसी तरीके की जो सलाह है भारत ने रशिया यूक्रेन के संदर्भ में भी दी, और वेस्ट एशिया के संदर्भ में तो विशेष रूप से किस तरीके से आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए भी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, सेनाएं तैयार हैं, और कभी भी ये जो हमले एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, उसके बावजूद भी यदि उन्होंने इजराइल की संसद में ऐसे संवेदनशील समय में जाने का निर्णय किया, तो ये भारत की प्रोएक्टिव जो एक विदेश नीति है उसको दर्शाता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन की है। वो एक विश्व नेता के तौर पर इजराइल की संसद में जाते हैं
और वहां पर जाकर के वो अब्राहम एकॉर्ड्स की बातें करते हैं। और मैं आपके जैसे दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, आपके बड़े सम्मानित शो के माध्यम से भी बताना चाहता हूं लावनी जी, कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स की जो भावना है उसके अंदर सभ्यताओं के बीच में संवाद की बातें कही गई। और इस अब्राहम एकॉर्ड्स में जो ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में जो एक डायलॉग शुरू हुआ था, जिसको कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहा गया, जिसको कि पीस प्रोसेस कहा गया, जिसको कि रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कहा गया, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो भावना है, उस संवाद की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भावना है, उसका भारत ने पुरजोर समर्थन किया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा इजराइल की संसद में की थी और आतंकवाद के ऊपर भी एक कड़ा संदेश दिया था कि आतंकवाद के ऊपर कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो जाहिर है कि भारत संवाद का पक्षधर है और भारत इस बात का विरोधी है कि जो कोई भी रिजीम हो या कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, यदि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की आतंकी शैतानी विचारधारा को बढ़ाता है तो ऐसे में जाहिर है कि उसका भारत विरोधी है। भारत आतंकवाद के ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कार्य करने का समर्थक है और उस पर स्वयं अमल करता है और अन्य से भी ये अपेक्षा करता है कि सभी अमल करेंगे। तो देखिए, भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है और इस भारत की इसी सकारात्मक सोच का असर है कि आप देखिए तो सारे इसके टर्बुलेंस के बावजूद भी हम सभी के साथ अपने संपर्क ही नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि हमारे शिप्स भी आने में सफल हो रहे हैं और हम लगातार अपनी जो बैक चैनल के माध्यम से जो इस तरीके की संकट को समाधान कराने के लिए भी जो प्रयास भारत की सरकार कर सकती है वो कर रही है मेरे असेसमेंट के मुताबिक। और भारत बैक चैनल के माध्यम से ही सही एक बड़ी भूमिका इस समस्या के समाधान में निकाल सकता है। लेकिन जो आपने दूसरा एस्पेक्ट पूछा है, जहां तक चाइना और रशिया का प्रश्न है, चाइना और रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को जहां कहीं भी वो चैलेंज होते हुए देखते हैं वो उसको अपने लिए अच्छा मानते हैं। और वर्तमान समय में अमेरिका जो अनेक चैलेंजेस से घिरता जा रहा है अपनी कई नकारात्मक नीतियों की वजह से, उसका जाहिर है कि फायदा चाइना और रशिया जरूर उठाएंगे। और चाइना और रशिया जी 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर लीजिए सर जी। तो और इसकी वजह से वो जाहिर है कि इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अधिक से अधिक जो एडवांटेज है वो अपने हितों के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि चाइना और रशिया कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन ईरान नहीं करने वाले, क्योंकि चाइना के खुद अपने एंगेजमेंट ताइवान के साथ बढ़ गई और आज हमने देखा भी कि क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन इतना जरूर है विश्वनाथ जी, इतना जरूर है कि देखिए आने वाला समय अगर हम ये समझे कि अभी चुनौतियों भरा नहीं होने वाला है, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी ये चुनौतियां, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। तो ऐसे में जरूरत हो जाती है कि एक समेकित रूप से, संभाव रूप से चीजों को आगे बढ़ाने की। लेकिन सवाल ये है कि संवाद हो किससे, ये भी एक बहुत बड़ा संवाद है। देखिए ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान ने तो अपने प्रॉक्सीज को अपना हेड ऑन बना लिया। वो ट्रिपल-H की अगर बात कर लें, हिजबुल्लाह, हुती और हमास की अगर बात करें, और उन्होंने मल्टी जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने लेयर्स को ओपन कर रखी है। पहले प्रॉक्सी वर्ड लेना चाहिए था, अब तो मुझे लगता है कि प्रॉक्सी कहना भी गलत है क्योंकि अब तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संवाद का रास्ता कौन लेकर आएगा, संवाद किससे होगा? क्योंकि ईरान में तो खुद यही आतंकवादी समूह हावी है। विश्वनाथ जी देखिए लावनी जी, जो ट्रिपल-H की बात थी वो वहां की ईरान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। वो कोई लोकतंत्र नहीं है कि बड़ा बबलिंग लोकतंत्र हो और चीजें बड़ी व्यवस्थित रही हो, उसमें अचानक ये नया समस्या आ गई हो। वो तो उनकी स्टेट पॉलिसी रही है। तो उसमें ये अपेक्षा करना कि वो बड़ा बदलाव अचानक कर देंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में मदद करेंगे, नहीं। वो उनका सिस्टम है, हमको उनको उसी हिसाब से टेकअप करना पड़ेगा। We'll have to consider them। हम उनके खिलाफ नाकेबंदी, इस विश्व व्यवस्था जो करना चाहे, उनके खिलाफ जो प्रतिबंध लगाना चाहे, लेकिन युद्ध इसका इलाज नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं। अब अमेरिका को पेट्रो डॉलर की समस्या का निदान अपने तरीके से करना होगा कि उसकी हेगेमनी बरकरार है, उसकी संप्रभुता जो है विश्व में, उसके लिए उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये विश्व को आज संदेश देने की जरूरत है। उसके लिए ये जरूरत नहीं जो परमाणु हथियारों का धमकी दे करके और विश्व में अपनी दादागिरी को कायम करे, अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करे। ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अगर लीडरशिप लेना चाहते हैं तो आपकी एक्शंस क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है।
इस तरीके से नहीं चलेगा। आपका अगर आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका है कि अपने आप को आप सर्वाइव करें। आपके देश में लोग अगर आपका विरोध कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करें। देखिए, अगर आप पर्ल हार्बर की घटना का जिक्र करके और ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम 2 मिनट में इसको निपटा देंगे, नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह से अगर कुछ होगा तो अमेरिका का डेसिमेशन होगा, उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो बड़ी व्यवस्था का एक उसने माहौल बना रखा था कि वो वर्ल्ड लीडर है, वो धीरे धीरे डेसिमेट होगी। आप देखिए, जो भारत ने देखिए डायरेक्टली कभी भी भारत के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बहुत भारत की बहुत कम से कम स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भर्त्सना की कि साहब वो डायरेक्टली कहीं साइड नहीं ले रहे हैं, कि किसी एक साइड में नहीं बोल रहे हैं, सच क्या है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई सच ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है। आपको अल्टीमेटली चाहे जितना युद्ध कर लीजिए, देखिए विश्व में जितने भी युद्ध हुए, अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू द टेबल। तो टॉकिंग टेबल पर आने के लिए आप लाखों लोगों की मौत क्रिएट कर लें, विश्व की इकोनॉमी ध्वस्त कर दें और उसके बाद फिर टेबल पर आए, आधा तो आपको टेबल पर ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। अगर विश्व में जीवन जीना है, वैश्विक व्यवस्था को चलाना है, तो यू विल हैव टू गेट बैक टू द टेबल। और उसके लिए यही बात तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई आप लोग वार्ता करिए, जिसकी जो समस्या हो एक दूसरे से, उसके लिए ही पड़ेगा और संवाद तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। लेकिन सर पीके सहगल सर, ये बात तो सही है कि संवाद ही एक रास्ता है, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में जो इस वक्त परिस्थिति है जिसमें यहाँ तक कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, हालांकि बाद में उन्होंने डिनाई भी किया, लेकिन कहा कि आप सोच सकते हैं कि जमीनी स्तर पर भी मतलब सेना को भी उतारने की बात जो जिस तरह से की जा रही है, क्या ऐसी परिस्थिति में संवाद इतनी जल्दी संभव है? पीके सहगल सर, देखो डिस्कशन और डायलॉग जो है इतनी जल्दी संभव नहीं है। और अमेरिका ने साफ तौर पे पहले कहा कि हम ग्राउंड ट्रूप्स को उतार सकते हैं। उन्होंने कहा खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर सकेंगे, जो 5 दूसरे आइलैंड है उनको कैप्चर कर सकेंगे, ताकि जो उनकी नर्व है, वास्तव में जो कोर इंटरेस्ट है खर्ग आइलैंड, जहाँ से 90% उनका ऑयल और गैस निकल जाता है दुनिया भर में, उसके ऊपर उसके माध्यम से हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोले। फिर साफ तौर पर ट्रम्प ने कल कहा कि हम सैनिक किसी हालत में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको इतिहास मालूम होना चाहिए कि जब जब अमेरिका ने सैनिक भेजे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, हमेशा उनकी हार हुई है। वियतनाम में उनकी हार हुई है, इराक में उनकी हार हुई है, अफगानिस्तान में उनकी हार हुई है। जब इराक में 1991 में आए थे तो उस समय उनके साथ नेटो के कई देश थे। जब उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हमला किया तो नेटो के कम से कम 15-16 देश उनके साथ थे, उसके बावजूद भी उनकी हार हुई। तो अमेरिका, अच्छा जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल भी कहता है इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है, इसराइल के कोई कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है, इसराइल की किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं है टू डू ग्राउंड ऑपरेशंस। वो सिर्फ जो 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कैप्चर करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन कर सकता है, एक सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका के साथ मिलकर, वो भी काफी से ज्यादा खतरनाक होगी, काफी लंबा ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि कोई पता नहीं उनको कि वो वास्तविक कहाँ रखा है। कोई कह रहे हैं इस्वान में रखा हुआ है नीचे सड़कों के अंदर, कोई कह रहे हैं उनको 3-4 जगह में छुपाया हुआ है, और उनके जो ओपनिंग्स है उनको बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया है। ऐसे में बहुत मुश्किल ऑपरेशन होगा और thousands of troops would have to be involved and they'll have to be continuous round the clock air power on top. They would have to make sure that किसी प्रकार से कोई ईरानियन फौज नजदीक ना है। जैसे ही ग्राउंड ट्रूप्स उतारते हैं उनके हंड्रेड्स ऑफ बॉडी बैग्स वापस आएंगे, और अमेरिका की पब्लिक जो है एक भी बॉडी बैग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जब पर्ल हार्बर हुआ तो उस समय उनकी 7th फ्लीट जो थी कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान हुआ था। इस लड़ाई में अमेरिका को उस माफिक कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में जो सरप्राइज की भी बात करते हैं, अमेरिका ने ही सरप्राइज दिया ईरान को, और इसराइल ने ना की द अदर वे अराउंड। और ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि लड़ाई स्टार्ट करने वाले आप थे, आपको ही डिसाइड करना है कि लड़ाई कब खत्म करनी है। यू हैव टू डू अ यूनिलैटरल सीजफायर। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने 3 कंडीशन लगाई हैं। सबसे पहले जो है, ईरान ये कह रहा है कि लड़ाई भी आपको खत्म करने के लिए सोचना होगा। अभी अरागची का एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि हमारा मिसाइल प्रोडक्शन अभी बंद नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरी तरह से उसे नष्ट कर दिया, लेकिन अरागची ये कह रहे हैं कि मिसाइल प्रोडक्शन अभी बंद नहीं हुआ है। देखो ईरान के अंदर कम से कम 100 मिसाइल सिटीज हैं, जिनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने मिसाइल रखी हुई हैं, कामिकाज़े ड्रोन रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 31 प्रोविंसेस में अलग अलग
31 प्रोविंसेस में सेपरेट अलग अलग उनके मिसाइल थे, अलग उनके कामिकाज़े ड्रोन थे, अलग उनका लॉजिस्टिक सिस्टम है, अब अलग कमांडर्स हैं, उनको इनके लोकेशंस भी नहीं पता। वो कह रहे हैं 17,500 से टारगेट को हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इनके लॉन्चर्स अभी भी हैं, इनकी मिसाइल्स अभी भी हैं, इनके कामिकाज़े ड्रोन्स भी अभी हैं, और जिस माफी की मिसाइल अभी वो दाग रहे हैं वो 3rd and 4th जनरेशन की है, उनकी स्पीड 12 मैक है, वो उनके रडार्स को हर प्रकार से चकमा दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने जब ये रणनीति बनाई, ये सरप्राइज अटैक उन्होंने कहा, लेकिन खुद उन्हें सरप्राइज होना पड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के बीच में दुनिया कुछ मुश्किलों से जूझ रही है, और भारत हमेशा से कहता रहा है कि मुश्किलों का सामना तभी पूरी तरह से किया जा सकता है जब मुश्किलों को समझकर संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। और यही वजह है कि भारत विभिन्न देशों के साथ संपर्क में है। भले ही घरेलू राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार की ये कोशिश है कि देश राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान हो संवाद के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत विस्तार से आज के मुद्दे पर चर्चा हुई। इतना जरूर है कि ईरान के लिए ट्रंप का ये सरप्राइज अटैक उन्होंने कहा, क्या वाकई ये सुनियोजित युद्ध है जो परिस्थिति बनी हुई है, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच चर्चा इस पर भी हो रही है कि आखिर ये युद्ध कहां और कब जाकर रुकेगा, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट विश्व के ऊपर गहराने वाला है। एक ऐसा संकट जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देगा। सोचना समझना होगा, विश्लेषण आकलन भी करना होगा। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।